Welcome to Home Classes, a digital initiative by Director School Education, Jammu, श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी। नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राजकुमार और मैं पोस्टेड हूं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चकवा में, जोन बटोर, डिस्ट्रिक्ट रामबन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 8 लेसन नंबर 2 सब्जेक्ट साइंस। लेसन का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो, वो ऑलरेडी मैंने उसके 2 वीडियोस बना दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो ऊपर दिए गए आई बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां से उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आप जाइए, उनकी स्टडी कीजिए और उसके बाद आप लोग इस वीडियो में आ जाइए। ये वीडियो पार्ट 1 वीडियो है और इसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कंप्लीट लेसन, और इसी लेसन का पार्ट 2 वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगा, जो ऊपर दिए गए आई बटन पे आपको मिल जाएगा कुछ ही दिनों के बाद। और उस पार्ट 2 वीडियो में होगी सिर्फ एक्सरसाइज, क्वेश्चंस, आंसर्स, फिलअप एटसेट्रा। तो फिलहाल इस वीडियो की लर्निंग आउटकम्स कुछ इस तरह से हैं। पहला है रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, नेचुरल, मैन मेड। दूसरा है एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। थर्ड है फ्यूल। फोर्थ है फॉसिल फ्यूल। फिर है कोल, कार्बनाइजेशन, कोल प्रोसेसिंग। फिर है कोक, कोल गैस, कोल टार। फिर है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और सीएनजी। तो यही सब मैंने डिटेल्ड और बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स का, फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए परमानेंटली छाप एक छोड़ जाए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आज के दौर का इंसान जिंदा रहने के लिए बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी कि ताकत के स्रोत, ताकत के खजानों का इस्तेमाल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट से हमें कितना कुछ मिलता है। फॉरेस्ट से पहले हमें मिलता है फायरवुड, जो अब हमारे घरों में चूल्हे हैं उनमें हम लकड़ियां जलाते हैं। उसके बाद जंगलों से ही हमें मिलता है इमारती लकड़ी, जिसके हम दरवाजे बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, मकान बनाते हैं। जंगलों से ही हमें मिलता है बहुत सारा खाना, जैसे कसरोड़ है, फर्न्स हैं, कुंडिये हैं, गुच्छी हैं जिनको बोलते हैं पैजिजा और मॉर्चिला एस्कुलेंटम, और बहुत सारी जड़ी बूटियां हमें जंगलों से मिलती हैं। पेड़ पौधे हमें देते हैं ताजा, और जो पोल्यूशन में जो हवा खराब हो चुकी है उसको साफ करके, प्यूरिफाई करके हमें देते हैं। तो देखिए फॉरेस्ट कुदरत का कितना बड़ा खजाना है जो कुदरत ने हमें दिया हुआ है। दूसरे खजाने की तरफ अगर बढ़े तो वो है वाटर, पानी आपको पता है सुबह से शाम तक हम पानी का कितना इस्तेमाल करते हैं, ये मुझसे आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। तीसरा है एयर, हवा एक ऐसी चीज है, ऑक्सीजन है हवा के अंदर, और उसके बिना 3 मिनट से ज्यादा हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। और इंसान ही नहीं, जितनी भी दुनिया के अंदर जिंदा चीजें हैं 3 मिनट से ज्यादा बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसके बाद अगर हम रिसोर्सेज की बात करें जो कुदरत ने दिए हैं, वो है कोल, पेट्रोलियम। हम इनका कितना इस्तेमाल करते हैं ये हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ा एक ह्यूज जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन, सूरज, जिसकी रोशनी से और जिसकी गर्मी से इस दुनिया, इस प्लेनेट अर्थ के अंदर कितने सारे पेड़ पौधे हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, जिंदगी चल रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, हम सभी कितने खुश हैं उस सूरज की बदौलत। तो ये सभी हैं कुदरती सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनको इंसानों ने बनाया है। फॉर एग्जांपल व्हीकल्स, हमारी गाड़ियां हैं, सुबह हमें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, हम बाइक पे जा रहे हैं, कोई कार पे जा रहा है, कोई फ्लाइंग कर रहा है, कोई ट्रेन पे जा रहा है। तो हमारे पास 2 कैटेगरीज बन गई अभी सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, एक बन गई नेचुरल, दूसरी बन गई मैन मेड। तो अभी हम अगर नेचुरल सोर्सेज की बात करें कि कुदरती खजाने जो हमारे पास हमें ऑलमाइटी उस खुदा ने हमें दिए हैं, वो क्या क्या हैं, उनको हम 2 कैटेगरीज में आगे डिवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, पहला है एग्जॉस्टिबल और दूसरा है इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल ऐसे कुदरती रिसोर्सेज हैं जो एक हद में हैं, जो एक लिमिट में है, यानी कि उनकी एक लिमिटेशन है, एक हद है, वो 50 साल 100 साल के बाद खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम ये वही है जो अक्सर हम अपनी गाड़ियों में फिलअप करवाते हैं। उसके बाद है इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऐसे हैं जो कभी भी खत्म नहीं होंगे, जिन फॉर एग्जाम्पल सन। उसके बाद है एयर, ये भी इनएग्जॉस्टिबल है, इसकी कोई हद नहीं है। उसके बाद है वाटर, ये भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो अब बात करेंगे हम फ्यूल की। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल का मतलब होता है ईंधन।
यानी कि ऐसा कोई भी सबस्टांस जो अगर हम जिसको जलाएं तो उसको जलाने के बाद हमें मिलती है बहुत सारी गर्मी और बहुत सारी रोशनी। तो ए सबस्टांस दैट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट ड्यूरिंग बर्निंग इज नोन एज फ्यूल। तो अब हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। तो फॉसिल का मतलब होता है डेड रिमेन ऑफ एनिमल और प्लांट, यानी कि किसी भी पेड़ या पौधे का अवशेष अब से करोड़ों साल पहले का, जो आज की तारीख में तब्दील हो चुका है किसमें, कोल या पेट्रोलियम में। और फ्यूल का मतलब आपको पता है ईंधन। तो कोल एंड पेट्रोलियम ये परफेक्ट एग्जांपल हैं फॉसिल फ्यूल्स की। ये बनते कैसे हैं, प्रोसेस क्या है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले मेन टॉपिक की तरफ जो है कोल। कोल को हम लोग कोयला भी बोलते हैं और इसका जो परफेक्ट नाम एक सोसाइटी ने दिया है वो है ब्लैक डायमंड, यानी कि काला हीरा। इसको क्यों बोलते हैं वो आगे जाके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले कोयला होता क्या है, काले रंग का होता है, ठोस होता है, कंबस्टिबल होता है, यानी कि इसको हम जला सकते हैं, कार्बन का बना होता है और बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स में इसका इस्तेमाल होता है बिजली के लिए। और अब से 20-30 साल पहले इंडियन रेलवेज में इसी कोयले का इस्तेमाल किया जाता था ट्रेनों को। कोयला होता है जमीन के अंदर, और ज़मीन के अंदर बड़ी बड़ी टनल्स, बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई जाती हैं। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक सुरंग है, ये एक माइन है, इसको कोल माइन भी कहते हैं। और इन्हीं माइंस के अंदर बहुत सारे मज़दूर काम करते हैं और वहाँ से वो कोयला निकाल के इन टनल से उसको सारे कोयले को बाहर निकाला जाता है एक्सकेवेटर्स की मदद से या फिर छोटी छोटी ट्रॉलीज़ की मदद से। ये सामने एक फ़ोटो है उन लेबरर्स की, उन वर्कर्स की जो उस कोल माइन के अंदर काम करते हैं। तो इस फ़ोटो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म का माहौल एक कोल माइन के अंदर रहता है। और जब कोल को कोल माइन से बाहर निकाला जाता है फिर उसके बाद उसको बड़े बड़े डंपर्स में, बड़ी बड़ी शिप्स में डाल करके एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फॉर्मेशन ये बना कैसे, तो इसके बनने की स्टोरी कुछ इस तरह से है। पहले 300 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था कि जब यहाँ पे डायनासोर्स वगैरह रहा करते थे, डायनासोर, ब्रंटासोरस वगैरह वगैरह, तो उन दिनों क्या हुआ कि बहुत साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए, भूचाल आए और उसके बाद जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से लावा निकलता है, गर्म गर्म उबलता हुआ लावा। उसके बाद वो हुआ, उसके बाद स्ट्रॉन्ग विंड्स आई, तेज आंधी चली, जियोग्राफिकल चेंजेस हुई। ये एक साल में नहीं, इसको करोड़ों मिलियन साल लगे। और उसमें हुआ क्या कि बहुत सारे प्लांट्स जो वो उस लावा के नीचे, अर्थक्वेक के नीचे दब गए। और दबने की वजह से क्या हुआ, 1000 साल 2000 साल जब बीत गए तो फिर से भूचाल आए, तो फिर से वो पेड़ पौधे दब गए। अब 2-3 हजार साल या 10,000 साल हुए तो फिर से अर्थक्वेक आ गया, फिर से ऐसे ज्योग्राफिकल चेंजेस हुई। तो अल्टीमेटली क्या होता गया कि जो पेड़ थे वो धंसते 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 जमीन का, जो हमारी प्लेनेट है, जो अर्थ है, उसका कोर जो है, कोर आपको पता है जमीन के सेंटर में कोर है, उसकी तरफ जाने लग पड़े। अब वहां पे वो दब चुके थे पेड़ पौधे और वहां पे ना ही ऑक्सीजन थी, बहुत ज्यादा प्रेशर था, बहुत ज्यादा कंप्रेशन था और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। इसीलिए उन प्लांट्स की डेड बॉडीज वो कन्वर्ट हो गई इनटू कोल में। तो ये प्रोसेस जिसमें डेड बॉडीज कन्वर्ट हो गई कोयले में, इस प्रोसेस को बोला जाता है कार्बनाइजेशन। तो इस तरीके से बनता है कोयला। हमारे जम्मू कश्मीर में भी बहुत से कोल के रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल कालाकोट, जंगल गली, मेटका, लद्दा, धनसल, सवालकोट, चखड़, बारामूला, हंदवाड़ा और पुलवामा, ये ऐसी जगहों के नाम हैं जहां पर कोयला पाया जाता है। तो अब हम अगर बात करें कोल की प्रोसेसिंग की, कि कोयले की जब प्रोसेसिंग हम इंडस्ट्री में करते हैं तो हमें 3 नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो है कोक, कोल गैस और कोल टार। यहाँ पे आपको मैं प्रोसेसिंग बता दूं कि प्रोसेसिंग होती क्या है, मैं कर दिया। प्रोसेसिंग क्या होती है, इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में कोयले को बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकली, केमिकली, मैकेनिकली, फिजिकली। उस पर बहुत सारे टेस्ट्स किए जाते हैं, उसका बहुत सारा एक प्रोसीजर होता है जो फैक्ट्री के अंदर ही कंडक्ट किया जाता है। उस प्रोसेस के दौरान उसी प्रोसेसिंग को बोलते हैं कोल प्रोसेसिंग। तो ये प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो उसके बाद हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है कोक। कोक कैसे बनता है,
ये होता क्या है, टफ होता है, पोरस है, ब्लैक है और ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टील को बनाने में, और बहुत सारे अलग अलग किस्म के मेटल्स हैं जो जमीन से मिलते हैं, तो उनकी एक्सट्रैक्शन करने के लिए भी हम लोग इस कोक का इस्तेमाल करते हैं। तो बात करते हैं कोल गैस की। जब कोयलों को हम प्रोसेस, दोबारा से ध्यान से देखें, जब कोयले को प्रोसेस कर रहे होते हैं हम कोक बनाने के लिए, तो उस ड्यूरेशन में एक गैस निकलती है जिसको कहते हैं कोल गैस। जिसको क्या कहते हैं, कोल गैस। ये कोल गैस इस्तेमाल की जाती है एज ए हीटिंग सबस्टांस। ये गैस, इससे बहुत सारी गर्मी निकलती है, और ऐसी इंडस्ट्रीज या ऐसी फैक्ट्रीज जहां पे कोयले की प्रोसेसिंग की जाती है, वहीं पर ही इसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है एज ए हीटिंग सबस्टेंस। बात करेंगे हम कोल टार की। कोल टार एक प्रोडक्ट है, तीसरा प्रोडक्ट है किसका, कोल की प्रोसेसिंग का। तो कोल टार होता कैसे, एक ब्लैक थिक लिक्विड होता है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये मिक्सचर होता है 200 से भी ज्यादा सबस्टेंसेस का, और इसके प्रोडक्ट्स, ये जो कोल टार है, इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी डाइज में, बहुत सारी दवाइयों में, बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स यानी कि धमाके करवाने वाली चीजों में, जैसे दिवाली के क्रैकर्स हैं, या कहीं पे अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है रोड की तो वहां पर परफ्यूम्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक पेंट्स में इसका इस्तेमाल होता है, फोटोग्राफिक मटेरियल्स में इस्तेमाल होता है, रूफिंग मटेरियल में इसका इस्तेमाल होता है, और तो और आपने सुना ही होगा कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लेडीज का फेस मार्क, चारकोल फेस मार्क, वो इसी का बना होता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज के नेफ्थलीन बाल्स जो व्हाइट कलर के दिखते हैं, वो भी कोल टार में से बनाए जाते हैं। तो ये थे 3 चीजें जो कोल की प्रोसेसिंग से हमें मिलते हैं। तो अभी तक आपको पता लग ही गया कि इतने सारे फायदे हैं कोल के। तो कोल को इसी वजह से कहा जाता है ब्लैक डायमंड, क्योंकि इसके अनगिनत फायदे हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, आपको पता ही होगा कि पेट्रोल और डीजल, आपने सुना ही होगा नाम जो अक्सर हमारी गाड़ियों में पड़ता है। ये बनता कहां से है, ये बनता है पेट्रोलियम से, और पेट्रोलियम को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना। अब पेट्रोलियम होता कैसे है, डार्क ऑयली सा लिक्विड होता है, काले रंग का ऑयली सा लिक्विड है। अनप्लेजेंट स्मेल होती है, इसकी स्मेल भी इतनी अच्छी नहीं होती है। मिक्सचर होता है पेट्रोलियम गैस का, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन एक्सेट्रा। तो सब दुनिया के अंदर सबसे पहला जो वेल खोदा गया था, जो कुआं खोदा गया था पेट्रोलियम का, वो है जगह पेंसिल्वेनिया इन 1859 में। उसके पूरे 8 साल बाद 1867 में मकुम एक इंडिया में जगह है जो असम स्टेट में है, वहां पर पेट्रोलियम का स्रोत पाया गया, वहां पे भी कुआं खोदा गया। उसके बाद गुजरात, मुंबई, रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा नदी, ये यहाँ पर भी इंडिया में बहुत सारा पेट्रोलियम है। अब ये पेट्रोलियम होता कहाँ पे है और इसको निकाला कैसे जाता है, इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि सेंसर्स की मदद से ज़मीन और समंदर की जो सतह है, जो बॉटम है, उस पर चेक किया जाता है कि क्या इस समंदर के नीचे या फिर ज़मीन के नीचे पेट्रोलियम होने की आशंका है या नहीं। और जब ये डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ यहाँ पे पॉसिबिलिटी पेट्रोलियम की है, तो फिर उसके बाद बहुत से डाइवर्स, बहुत बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन्स को लेके समंदर के अंदर जाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। और उसी पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे वो ड्रिल करते हैं, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग टाइप वो खड़ी कर देते हैं, जैसा कि फ़ोटोज़ में आपको क्लियरली दिख रहा है। तो ये बिल्डिंग क्या है, ये ड्रिलिंग सेटअप है, इसको ऑफशोर भी बोलते हैं। यहीं से पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल को समंदर की गहराइयों से निकाला जाता है, और फिर उसके बाद बड़े बड़े शिप्स में उसी पेट्रोलियम को डाला जाता है, ज़मीन तक पहुंचाया जाता है, जहां पर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स जैसा कि डीजल है, पेट्रोल है, एक्सेट्रा चीज़ें निकाली जाती हैं। तो अब बात करेंगे पेट्रोलियम की फॉर्मेशन की, कि पेट्रोलियम बना कैसे। तो इसकी फॉर्मेशन भी लगभग कोल की तरह ही सेम टू सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो समंदर के अंदर है। अब से 300 मिलियन साल पहले, बहुत करोड़ों साल पहले, समंदर के अंदर जितने भी जीव जंतु थे, समुद्र के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे या बड़े ऑर्गेनिज्म थे, जैसे व्हेल है
या वगैरह वगैरह, शार्क हैं या वगैरह। क्या हुआ कि उनकी डेथ हो गई ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, जैसे अर्थक्वेक आए, टेक्टोनिक्स हुए, जियोग्राफिकल कंडीशंस एक्सेट्रा। उसी की वजह से क्या हुआ कि उनकी डेड बॉडीज समंदर की जो बॉटम है, सतह है, वहां पे सेटल डाउन हो गए और अल्टीमेटली बहुत सारा सैंड, बहुत सारा क्ले उनकी बॉडीज के ऊपर उनको ढकता चला गया। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे क्या हुआ कि इनकी बॉडीज जो थी, डेड बॉडीज, वो कोर, जो अर्थ का जो कोर है उसके पास जाने लगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ना ही वहां पे ऑक्सीजन थी और वहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था, हाई प्रेशर था, हाई कंप्रेशन था, तो जिसकी वजह से उनकी डेड बॉडीज कन्वर्ट हो गई पेट्रोलियम में। तो आज जो हमें पेट्रोलियम मिलता है ये उन्हीं ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज का फॉसिल फ्यूल है। तो अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम की और उनके यूजेस की। तो पेट्रोलियम का सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने घरों में या फिर बड़े बड़े होटल्स में या फिर रेस्टोरेंट्स में। आपको पता ही होगा जो हमारे घरों में जो सिलेंडर होते हैं, चाहे इंडेन का है चाहे एलपीजी का है, तो उसके अंदर है क्या, एलपीजी, और वो कहाँ से बनाई गई है, वो बनाई गई है पेट्रोलियम से। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट की अब अगर बात करें तो वो है पेट्रोल। पेट्रोल आपको पता ही है, हमारी चाहे बाइक है, चाहे कार है, या छोटा मोटा कोई भी क्लीनिंग के लिए हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है कैरोसिन, यानी कि मिट्टी का तेल। आपको पता ही है कि उसका इस्तेमाल करते हैं हम छोटे छोटे स्टव्स में, लैंप्स में, और जेट एयरक्राफ्ट्स के लिए भी कैरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ है डीजल। डीजल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, आपको पता है कि बड़े बड़े हैवी मोटर व्हीकल्स या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जैसे कि बड़े बड़े ट्रक्स हैं, बड़े बड़े डंपर्स हैं, उनमें डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल आपको पता होगा कि ट्रक्स के जो टायर होते हैं उनमें ल्यूब्रिकेशन डाली जाती है ताकि वो जल्दी से उनमें फ्रिक्शन कम हो और वो जल्दी से रोल आउट करें और गाड़ी जल्दी आगे बिना फ्रिक्शन के मूव करे। 6 है पैराफिन वैक्स। आपको पता ही होगा इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑइंटमेंट्स में, मोमबत्ती इसकी बनाई जाती है, और वैसलीन जो होती है ना, जो हम हाथों में लगाते हैं सर्दियों में, मोमबत्तियाँ वगैरह, ये पैराफिन वैक्स की बनाई जाती है और ये निकलता है पेट्रोलियम से। 7वां है बिटुमिन। बिटुमिन का इस्तेमाल किया जाता है पेंट्स के लिए, रोड की सरफेसिंग के लिए। रोड की सरफेसिंग पे जो काला काला डालते हैं ना, जिसको डोगरी में बोलते हैं लोक, ठीक है, तो वो जो है लोक, वो बनती है बिटुमिन से, और बिटुमिन निकलता है पेट्रोलियम से। तो कितने सारे फायदे मैंने आपको बता दिए जो हैं कहाँ से, जो निकलते हैं पेट्रोलियम से। तो इसीलिए अब आपको पता लग गया होगा कि पेट्रोलियम को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड या फिर लिक्विड गोल्ड। अब बात करेंगे नेचुरल गैस की। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इसकी लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ है, राइट। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, पेट्रोलियम आपको दिख रहा होगा, पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर है नेचुरल गैस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है ये। इसको बड़ी ही आसानी से यहाँ से पाइप्स में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है और वहां पे लेके जाके इसको स्टोर किया जाता है बहुत ही हाई प्रेशर के अंदर। तो उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाती है नेचुरल गैस इनटू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में। तो उसके बाद इसी फ्यूल यानी कि सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी गाड़ियों में। और ये एक ऐसा फ्यूल है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक ऐसा फ्यूल है जिसमें से बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होता, बिल्कुल ही क्लीनर फ्यूल है, ये बिल्कुल ही साफ फ्यूल है, कोई पोल्यूशन नहीं होता। वडोदरा गुजरात में एक ऐसी जगह है जहां पे इसी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हर घरों में पहुंचाया गया, वहां पे इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया जाता है। तो बात करेंगे अब रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया, कि इंडिया में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पे है। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा एक्सेट्रा, ये ऐसी जगह हैं जहां पर नेचुरल गैस बहुत ही ज़्यादा है। तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कोल एंड पेट्रोलियम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि एक दिन आएगा जब ये खत्म हो जाएंगे, हमारे पास गाड़ियां होंगी, सिलेंडर होंगे, मगर उनके अंदर न सीएनजी होगी, न एलपीजी होगी और न ही कोल होगा, न पेट्रोलियम होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो दिन हमारे लिए कितना दुखदाई दिन होगा। तो
बस हमें यही करना है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को बड़े ही ध्यान से और बड़े ही दिमाग से सोच के इस्तेमाल करना है। तो इस लेसन का पार्ट 2 वीडियो मैं बहुत जल्दी बना दूंगा और जो आपको ऊपर दिए गए आई बटन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।